हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज शुरुआत हो रहा है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक इस मिशन जुगाड़ में। आपके लिए बहुत बेहतरीन जुगाड़ ले आए हैं। आज का शुरुआत लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाता है नीट और जेईई वाला एग्जाम। बात समझ गया? इसलिए आप लोग के लिए एक बहुत बेहतरीन जुगाड़ लाए। इसको देख के डर गया? अरे डरो मत। ये जो लिखा हुआ है इस सारे के बारे में भी तेरे खोपड़ी में डालने वाले हैं। टेंशन मत लो, एकदम बढ़िया से देखते चलो एक एक बात को। यही आपका जुगाड़ है। बहुत ढूंढ ढूंढ कर हमने इसको निकाल के रखे हैं, ठीक है। यही आपका जुगाड़ है। यहीं से आपका क्वेश्चन लगभग लगभग पूछा जाएगा। बात समझ गया? ये पहला जुगाड़ है और इस जुगाड़ को अगर कंप्लीट कर लिया, देखो मेन है, पढ़ लेता है बहुत सारा चॉइस या फिर बहुत सारा लोग पढ़ लिया रहता है, लेकिन हर एक दिमाग जो रहना चाहिए वो क्या है, दिमाग में रिकैप कर रहे हैं क्या, बस वही रिकैप करने का हम कोशिश कर रहे हैं। एकदम बढ़िया से दिमाग में रखो, और ये चीज अगर यदि दिमाग में रह गया तो ये बात मान लो कि तुम्हारा आने वाला जो क्वेश्चन रहेगा 25 क्वेश्चन जो हम डील करेंगे, इसके बाद ये सारा 25 से 25 क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो इसी पर बेस्ड रहेगा। बहुत मजा आने वाला है, सिर्फ देखते चलो। चलो इस मिशन जुगाड़ का सबसे पहला शुरुआत हम जो करते हैं वो पहला पॉइंट से करते हैं। देखो एक बात हम तुमको बता देते हैं, शुरुआत करने से पहले हम ये बोलेंगे कि तुम कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। और जो जो हम बोलेंगे वही वही तुम नोट करते जाओगे, ऐसे छाप नहीं लेना, ठीक है। जो जो हम करते जाएंगे वैसे वैसे तुम क्या करोगे, छापते चले जाओगे। बहुत मजा आएगा, मजा आ जाएगा, बहुत मजेदार आएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां से शुरुआत होता है पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट ये जो गोल गोल दिख रहा है ये क्या है, ये पहला पॉइंट, दिस वन इज यूनिवर्स। ये पूरा ब्रह्मांड को बता दिया गया है, दिस वन इज ब्रह्मांड, ठीक है। और यहां से क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरुआत की है, तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट का एक्सचेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आप जानते हैं, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो सीख गए, ठीक है। तो यहां से ये पूरा यूनिवर्स को मान लिया गया है। क्या मान लिया गया बताओ? पूरा यूनिवर्स, ठीक है। और उसमें ये जो छोटा सा चीज दिख रहा है, दिस वन इज सिस्टम, उसको क्या बोल दिया गया, सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है सर? सिस्टम कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, बात को समझना, सिस्टम कहने का मतलब ये हो गया कि जिसमें कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा हो या फिर करवाया जा रहा हो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज हो रहा हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बात समझ रहे हो? दिस वन इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिस किसी में हो रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। बाकी जो स्पेस बच जाएगा सराउंडिंग का लाएगा, और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला दो तो यूनिवर्स का लाएगा। बस वही है कहानी। दिस वन इज सिस्टम, इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट बच गया, दिस वन इज सराउंडिंग, और ये पूरे सिस्टम और सराउंडिंग को क्या बोल दिए, यूनिवर्स। कहानी समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, ये बात तुम्हारा हो गया पहला बात, जो सिस्टम और सराउंडिंग अगर मिलेगा तो यूनिवर्स बन जाएगा। सिस्टम में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कराया जाता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहने का मतलब जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बात समझ रहे हो, हीट एक्सचेंज कर रहा हो, मतलब हीट एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहा हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। ये पहला पॉइंट को नोट कर लो। पहला पॉइंट को तुम नोट करोगे, एक यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर तुम्हारा सराउंडिंग और सिस्टम बैठा हुआ है। सिस्टम उसको कहते हैं जो जिस पर तुम क्या करते हो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करते हो। उसका रिमेनिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग, और वो दोनों मिल जाता है तो क्या हो जाता है, यूनिवर्स। कहानी समझ में आ गई? चलो ठीक है। कहानी नंबर दूसरा, दूसरा जो है वो सिस्टम है। सिस्टम आखिर कितना तरह का है? सिस्टम तुम्हारा तीन तरह का है। कितना तरह का बताओ? तीन तरह का, ठीक है। एकदम यही दिमाग में बैठा लोगे, एकदम यही, मतलब ये लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हारा कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए और हर कुछ दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ऐसे तुम देखो, ऐसे समझो, ठीक है। ये पहला काम खत्म। दूसरा काम हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं, दिस वन इज सिस्टम। अब तुम इधर उधर नहीं दौड़ोगे, इधर उधर नहीं दौड़ोगे, यही नजर बैठा के रखो। जो बोलते जा रहे हैं उसको लिखते चलो, तभी पता चलेगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाओगे। इसलिए हम बार बार ये करें कि जो हम बताएंगे वही लिखोगे, पहला बात। दूसरा बात, इसको देख के पूरा डरोगे नहीं, ये पूरा पढ़ा लेंगे उसके बाद देखना कितना मजा आएगा, ठीक है। तो हम ये सिस्टम, सराउंडिंग और तुम्हारा यूनिवर्स के बारे में बता दिए। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। हम सिस्टम का बात कर रहे हैं। सिस्टम तुम्हारा तीन तरह का है, एक ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम लिख लोगे, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम।
ठीक है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि देखो एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर जो भी चीज उसमें डाले हो वो भी बाहर निकल जाता हो और एनर्जी जो भी हीट एनर्जी उसमें है वो भी बाहर निकल जाता हो, या तो बाहर से उसमें आ जाता हो या फिर उसमें से बाहर निकल जाता हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओपन सिस्टम हम उसको बोलेंगे जिसमें हीट एनर्जी मतलब एनर्जी या फिर मैटर एक्सचेंज होता हो सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। बात समझ में आ गया? सिस्टम से सराउंडिंग में जाना चाहिए, सिस्टम से बाहर निकल के सराउंडिंग में चल जाए या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें, एक कप चाय है ना, तो चाय जब हम लोग पीते हैं तो कप में पीते हैं तो वो ओपन है भाई। तो वो क्या होता है कि सिस्टम तुम्हारा हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, चाय तुम्हारा एक सिस्टम हो गया जिसमें हीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। तुम्हारा देखो कि वेपर उड़ते रहता है तो वो वेपर मतलब हल्का हल्का पानी का मात्रा क्या हो रहा है, मैटर भी बाहर आ जा रहा है, मतलब सराउंडिंग में चला जा रहा है। बात समझ रहे हो? और हीट एनर्जी भी बाहर निकल के सराउंडिंग में चला जा रहा है। तो एक कप चाय जो तुम्हारा है वो किस तरह का सिस्टम कहलाएगा बताओ? किस तरह का सिस्टम कहलाएगा बताओ? वो कहलाएगा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होना चाहिए सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम, उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया? चलो ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे बच्चों? देखो क्लोज सिस्टम में क्या होना चाहिए? मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होना चाहिए सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, मतलब क्लोज कर दिया, पैक कर दिया उसको। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो एक क्लोज कंटेनर में पानी ले लिया, अब पानी बाहर नहीं निकल रहा है, वेपर उसका वही है, लेकिन उसको छोड़ दो तो वो ठंडा जाएगा धीरे धीरे। इसका मतलब एनर्जी तुम्हारा बाहर निकल गया लेकिन मैटर बाहर नहीं निकला। बात समझ में आया? क्लोज सिस्टम का मतलब कोई भी चीज जो अंदर में है, कोई भी सिस्टम का, वो पूरी तरीके से क्लोज है, वो मैटर बाहर नहीं हो रहा है या फिर मैटर बाहर से अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन एनर्जी अंदर से बाहर भी जा रहा है, बाहर से अंदर भी जा रहा है। इस तरह का सिस्टम को हम क्या कहेंगे बताओ? क्लोज सिस्टम। बिल्कुल समझ में आ गया? चलो ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत जबरदस्त, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब ये हो गया, बढ़िया समझना, आइसोलेटेड सिस्टम ना ही मैटर बाहर हो ना ही अंदर हो, ना ही एनर्जी बाहर हो ना ही अंदर हो, भाई कुछ नहीं होगा। ना ही मैटर एक्सचेंज कर रहा है ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गया भाई, हम कुछ नहीं करेंगे, ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। उस तरह का सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। बाहर में हीट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। बात समझ रहे हो? अगर गर्म पानी रख दिया, जैसे थर्मस होता है ना, थर्मस, गर्म पानी रख दिया, बाहर में कुछ भी है, ठंडा है भाई, वो ठंडा नहीं हो रहा, अरे कुछ देर के लिए वो ठंडा नहीं हो, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस कर सकते हो एग्जांपल। बात समझ में आया? ठीक है। क्लोज सिस्टम तुमको पता चल गया। देखो ये मैटर एक्सचेंज करेगा, टिक मारा हुआ है, एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ये टिक मारा हुआ, ओपन सिस्टम। क्लोज में ये मैटर नहीं करेगा लेकिन एनर्जी करेगा। इसमें मेटालिक कंडक्टर होना चाहिए जिसमें से हीट कंडक्ट कर सके। मेटालिक जो भी कंटेनर तुम लोगे ना, मेटालिक कंडक्टर होना चाहिए, मेटालिक कंटेनर होना चाहिए, कंडक्टर जो कंडक्ट कर सके हीट को, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दे, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में भेज दे। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन दूसरा तुम्हारा क्या? मैटर और एनर्जी दोनों नहीं होना चाहिए, ये इंसुलेटेड कंटेनर होना चाहिए। इंसुलेटेड मतलब फाइबर वगैरह का लगा दो जो हीट को कंडक्ट नहीं करता हो। बात समझ रहे हो? चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सिस्टम का कहानी। सिस्टम कितना तरह का? 3 तरह का। बोलो जल्दी जल्दी, एकदम फटाफट मेरे साथ ही बोलते चलोगे। सिस्टम कितना तरह का? 3 तरह का। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब कि मैटर जो है वो एक्सचेंज करेगा और एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम। बट क्लोज सिस्टम में क्या हो गया? क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा लेकिन एनर्जी एक्सचेंज करेगा सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। बिल्कुल समझ में आ गया? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हो गया कि उसमें ना ही मैटर करेगा ना ही एनर्जी करेगा, कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, कुछ नहीं हो रहा, उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। हम लोग पहला बात किए ये सिस्टम के बारे में, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और सिस्टम 3 तरह का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। बिल्कुल समझ में आ गया? क्लियर है? चलो कहानी बढ़ते आगे। अब नेक्स्ट तुम्हारा ये दूसरा जुगाड़ है। तीसरा जुगाड़ की तरफ चलते हैं। ये तुम्हारा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बढ़िया समझना, एकदम बहुत बढ़िया समझना। ये नोट कर लो, ये नोट करते चलो, अब नोट कर सकते हो। ये पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, नोट कर लो। अब क्या फर्क पड़ता है? अब तो समझ में आ गया ना।
हाँ चलो, तीसरा तीसरा क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। चार तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को तुम देखना है, ठीक है। एक तुम्हारा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कहने का मतलब, आइसो का मतलब सेम होता है, थर्मल का मतलब तुम्हारा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। टेम्परेचर चेंज नहीं हो तो चेंज ऑफ टेम्परेचर तुम्हारा क्या आ जाएगा? जीरो। डेल टी इज इक्वल टू जीरो। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हो गया कि डेल टी इज इक्वल टू जीरो। कहानी समझ में आ गया? आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, चाहे एक वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कोई भी स्टेट में हो टेम्परेचर सिस्टम का बदलना नहीं चाहिए। टेम्परेचर जो है वो है, मेंटेन कर लेगा टेम्परेचर। अगर हीट बढ़ गया तब भी टेम्परेचर मेंटेन, बाहर कर देगा टेम्परेचर, कुछ कुछ हीट बाहर कर देगा। अगर तुम हीट सिस्टम को देखो तो उसका बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर से मेंटेन कर लेगा सराउंडिंग से। मतलब कुछ कोई भी हालत में टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं घटना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। उस तरह का प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। बात समझ में आ गया? तो वहां डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। दूसरा तुम्हारा है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें हीट ही अप्लाइड नहीं कर सकते हो, हीट अप्लाइड नहीं कर सकते हो, और अगर अप्लाइड कर रहे हो तो कांस्टेंट वे में अप्लाई करो, तो हीट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नहीं अप्लाई कर रहे भाई, हम हीट अप्लाई ही नहीं कर रहे, बाकी जो भी करना है प्रोसेस करो, लेकिन हीट अप्लाई नहीं करना। दूसरा, अगर हीट अप्लाई कर रहे हो तो कांस्टेंट रखो, मतलब चेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू जीरो। तो या तो हीट इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर चेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू जीरो होगा। कहानी समझ में आ गया? हीट हीट मतलब क्यू, क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डेल टी इज इक्वल टू जीरो मतलब आइसोथर्मल। जहां भी कहीं देख लो कि डेल टी इज इक्वल टू जीरो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। क्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, इसमें कोई शक नहीं। तीसरा तुम्हारा क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस करने का मतलब प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। कहानी समझ गया? एकदम दिमाग में बैठा लो, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट है वो आइसोबारिक प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ प्रेशर तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो। दिस वन इज चेंज ऑफ प्रोसेस, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कहने का मतलब ये हो गया चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम कर दो ना पूरा, है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम कर दो तो कुल मिलाकर चेंज नहीं करेगा, कुछ ना वही ब्लास्ट कर जाएगा लेकिन चेंज नहीं करेगा। समझ रहे हो? ये तुम्हारा क्या हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस। ये चार प्रोसेस हो गया, जल्दी जल्दी बोलो। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो तुम्हारा आइडियाबैटिक प्रोसेस और आइसो क्या, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसो एडियाबैटिक में तुम्हारा हीट कांस्टेंट होगा, आइसोबारिक में तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जीरो होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज ऑफ प्रेशर जीरो हो जाएगा। अगर हीट कांस्टेंट है या फिर हीट नहीं अप्लाई कर रहे हो, कुल मिलाकर हीट जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कहानी समझ में आया? चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यहां तक खत्म। ये पहला, दूसरा, तीसरा में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम रिकैप करते चलो, रिकैप करते चलो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, सिर्फ मजा आना चाहिए। बात समझ रहे हो? बहुत सारा मुश्किल आएगा अभी, नहीं सारा क्या बुझा नहीं रहा है, लेकिन तुमको लगना पड़ेगा बबुआ, तभी तुम बढ़िया कर सकते हो, तभी तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो। ये 2022 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एकदम टारगेट में हो तुम, और तुमको वो चीज करके रखना होगा जो चीज आने वाला है, और उसीलिए जुगाड़ करके रखे हैं तुम्हारे लिए। और ये जुगाड़ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। मजा आ जाएगा जब तुम एग्जाम से बाहर आओगे ना, तो कहोगे सर पढ़ाए थे, मजा आ गया, टकाटक मार दिए। बात समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको करना है और रख लेना है। फिलहाल ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखो बच्चों, ये सब मत देखना, भी कुछ नहीं देखना। चौथा यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चौथा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये नोट करोगे। ये सब फालतू चीज अभी मत देखो, अभी तुम्हारे लिए फालतू है, क्योंकि तुम समझे नहीं हो। जब तक हम समझा नहीं दें तब तक तुम्हारे लिए वो चीज इंप्रूटी है। वैसे बहुत ज्यादा बहस नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, बात को समझना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है चाहे जो भी करो, हीट डालो, निकालो, कुछ भी वर्क डन हो, लेकिन उसका इंटरनल एनर्जी जो होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट होगा। नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा, कुछ नहीं भाई। कांस्टेंट मतलब एनर्जी तुम्हारा जो चेंज हो रहा है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा, लेकिन एनर्जी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। बात समझ रहे हो? तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया? ये डेल यू का मतलब होता है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? अप्लाइंग हीट, और प्लस तुम्हारा क्या हो गया?
वर्क डन जो तुम उस पर कर दिया। अगर वर्क डन का बात करें पॉजिटिव में, तो ये कंप्रेस कर रहे हो, मतलब कंप्रेशन कर रहे हो, ठीक है, कंप्रेशन कर रहे हो। और अगर ये वर्क डन नेगेटिव हो गया तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करने मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम एक्सपेंड कर गया, एक्सपेंड, तुम हीट किया और वो एक्सपेंड कर गया। एक्सपेंड मतलब पिस्टन बाहर फेंक दिया। कंप्रेशन मतलब तुम हीट डाल भी नहीं किया, या फिर हीट डाल ऊपर से और धकेल दिया तो दब गया, दब गया। दबाने वाला को कंप्रेस करे और एक्सपेंड करने वाला फेंका दे, वो एक्सपेंशन करे। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा अगर एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन तुम्हारा जीरो, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, और अगर कंप्रेस करोगे तो वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इतना दिमाग में रखोगे कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W फॉर कंप्रेशन, Q प्लस W, Q मतलब हीट और W मतलब वर्क डन। कंप्रेस करोगे तो वर्क डन जुड़ेगा, और अगर एक्सपेंड करेगा सिस्टम तो तुम्हारा वर्क डन घटेगा। बात समझ गया, अरे बात समझ रहे हो। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। वैसे भी तुम देख लो, वर्क डन कंप्रेशन मतलब तुम सिस्टम पर काम कर रहे हो, तुम सिस्टम पर काम कर रहे हो तो एयर एनर्जी बढ़ गया ना, हीट तो डाल दिया, उसका इंटरनल एनर्जी तो तुम्हारा चेंज हुआ ही, हीट तो डाल रहा है, और तुम चढ़ के उसी पर बढ़ गया, तो कुल मिलाकर और वर्क डन कर दिया, उसी पर वर्क डन कर दिया, पर कुल मिलाकर उसका इंटरनल एनर्जी चेंज तो हुआ, लेकिन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव हुआ, उसी पर कर दिया। बात समझ रहे हो, हीट में घाटा नहीं हुआ, हीट तो तुम्हारा है ही, और तुम्हारा एनर्जी बढ़ा दिया दबा के। ये एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन ऑटोमेटिक ना हुआ होगा, तुम थोड़ी ना उठा दिया होगा ऐसे, एक्सपेंड ऑटोमेटिक। और जब ऑटोमेटिक एक्सपेंड हुआ तो कौन किया, वो एक्सपेंड कौन किया, सिस्टम कर दिया। तो जितना तुम हीट डाला उसमें से कुछ तो वर्क डन हो गया ना, तो हीट से थोड़ा घाटा मार दिया। हीट तुम डाला और हीट कुछ काम कर गया, तो हीट अब जो बचा वो उतना हीट नहीं बचा जितना तुम डाला, क्योंकि कुछ काम कर गया। बात समझ रहे हो। लेकिन इसमें क्या हुआ, कंप्रेशन में जितना तुम हीट डाल रहे हो सिस्टम में और तुम कुछ काम भी कर दिया, तो हीट तो है, कम कर दिया, प्लस जुड़ गया। तो कंप्रेशन में ऑलवेज तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव, और एक्सपेंशन में वर्क डन ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ रहे हो। तो यहां से तुमको हम लिख दिए कि अगर यदि कंप्रेशन का बात करें तो वर्क डन जो होता है ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम पर कर रहे हो, और अगर एक्सपेंशन का बात करें तो वर्क डन कहां होगा, बाय द सिस्टम, सिस्टम कर रहा है। ये चीज ये चौथा पॉइंट लिख लेना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। चलो ठीक है, पहला पॉइंट सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स को समझे। दूसरा पॉइंट क्या क्या समझे, सिस्टम को समझे, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, जो तुम जान चुके हो। तीसरा प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, समझ गए। चौथा पॉइंट हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो गया, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W फॉर कंप्रेशन। कंप्रेस करोगे तो हीट जितना डाल रहे हो और जितना तुम वर्क डन कर रहे हो दोनों जुड़ जाएगा, वही तुम्हारा इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। कोई भी सिस्टम का कहोगे सर इंटरनल एनर्जी क्या है, अप्लाइंग हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चलना बताएंगे कुछ देर में। चलो फिलहाल ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुमको हम बता दिए, ये खत्म हो गया, ये नगाड़ा खत्म, पहला दूसरा तीसरा खत्म, चौथा भी खत्म। पांचवा बात करें तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को बहुत बारीकी से समझना, मजा आ जाएगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए एक एज्यूम करो, अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुम इधर समझ चुके हो इसको, या फिर इधर, अच्छा छोड़ो, इसको अगर समझ चुके हो तो इसको हम मिटाने की कोशिश करते हैं। देखो एकदम बढ़िया समझना, बढ़िया से एकदम समझना। हम आइसोथर्मल, ये तुम्हारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ध्यान से, एक सिस्टम है, क्या है बताओ, एक सिस्टम, ठीक है, और यहां से तुम हीट कर रहे हो, दिस वन इज Q, इसका वॉल्यूम यहां से यहां तक V1 था, इधर से प्रेशर P1 था। प्रेशर तुम कैसे डाल दिया, तो इसके ऊपर तुम क्या किया, एक दाना दाना रख दिया, तुम सैंड का दाना रख दिया, सैंड मतलब बालू, बालू जानते हो ना, बालू का दाना रख दिया, ठीक है। अब यहां से तुम इतना हीट डाले हो और ऊपर से इतना प्रेशर डाले हो कि ऊपर का प्रेशर जो आ रहा है उसको P एक्सटर्नल करे, और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है उसको प्रेशर इंटरनल करे। ये प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर इंटरनल प्रेशर हो गया, इंटरनल, और ये दोनों बराबर हो गया, मतलब ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, भाई पिस्टन कहीं नहीं जा रहा है। हिट कर रहे हो उसको एक्सपेंड करना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना ही तुम्हारा नीचे, मतलब दोनों बराबर।
ना ही नीचे हो रहा है ना ऊपर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। ठीक, अब कहानी बताते हैं, समझना पहले बात को। अगर वो बालू मतलब सैंड का एक दाना बहुत छोटा रहता है ना, एक दाना वहां से उठाओ और फेंक दो उसको, तो जैसे उठाओगे तो हल्का प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और जैसे एक्सटर्नल प्रेशर हल्का कम होगा तो हल्का पिस्टन उठेगा, हल्का, और हल्का पिस्टन उठेगा, और फिर बेचारा उठेगा लेकिन फिर वही जगह पर आएगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा, ऐसे ऐसे करते करते फिर उठ जाएगा। समझ रहे हो? एक और अगर दाना उठाओगे, उसका अगर एक और तुम पार्टिकल को निकाल लोगे बाहर, तो फिर से क्या करेगा, थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया इंटरनल के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले तो बराबर था, और ऊपर से एक एक दाना करके निकाल रहे, एक एक पार्टिकल निकाल रहे, तो जैसे जैसे एक एक पार्टिकल निकालेंगे वैसे वैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होते जाएगा, और जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कम होते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा क्या करेगा, ये ऊपर गया और ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, ये ऊपर गया और फिर से जंप 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 जंप, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, देख रहे हो, फिर से और ऊपर चला गया, फिर से ऊपर ऊपर जाता, फिर ऊपर जाता, एक्सपेंड किया, ऊपर नीचे करते करते एक्सपेंड किया, और ऐसे ऐसे करके एक्सपेंड करता है। समझ रहे हो? तो ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर करके एक्सपेंड करता है ना, इस प्रोसेस को ही हम लोग, इस स्टेप को थोड़ा सा बात समझो, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इनफिनिटेसिमल स्टेप। क्या बोलते हैं बताओ? इनफिनिटेसिमल स्टेप। इनफिनिटेसिमल स्टेप कहने का मतलब एक ऐसा स्टेप जो एक कदम आगे बढ़ो और फिर से जगह पर आ जाओ, जैसे तुम करते हो, है ना, सर डर लगता है, आगे बढ़ने में डर लगता है, एक कदम आगे बढ़ाए तो फिर से पीछे आगे, वो नहीं जाना। दिस वन इज इनफिनिटेसिमल स्टेप। तुमको आगे तो बढ़ना है, तुम तो जाइए करोगे, लेकिन जैसे एक कदम बढ़ाते हो फिर से पीछे आ जाते हो, एक कदम आगे बढ़ाए फिर से पीछे, तो इस तरह करते 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 धीरे धीरे आगे तुम बढ़ा। समझ रहे हो कितना काम, कितना वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वर्क। अरे बड़ी धमाई से उड़ के चल गया वहां, बहुत कम वर्क करना पड़ेगा। फिलहाल हम तुमको बताएंगे रिवर्सिबल या फिर इनफिनिटेसिमल स्टेप का मतलब समझा? इनफिनिटेसिमल का मतलब ये हो गया, फिर से एक बार बात समझो, इनफिनिटेसिमल स्टेप का मतलब ये हो गया कि आखिर, इनफिनिटेसिमल स्टेप का मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सपेंड कर रहा है वो एक बार ऊपर जा रहा है, फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इनफिनिटेसिमल स्टेप। तो रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो क्या करता है बताओ? इनफिनिटेसिमल स्टेप प्रोसीड करता है। जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो कौन सा स्टेप्स को फॉलो करता है? इनफिनिटेसिमल स्टेप। और इनफिनिटेसिमल स्टेप में क्या होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, वो फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। कहानी समझ गया? बेजोड़ कहानी समझ रहे हो? चलो ठीक है। और उसमें अगर यदि इस तरह से करेगा, दो कदम तुम बढ़ते हो और एक कदम पीछे, फिर दो कदम बढ़ते हो एक कदम पीछे, तो आगे जाने में, मंजिल तक पहुंचने में कितना लेट लग जाएगा, बहुत काम करना पड़ेगा उसके लिए। समझ रहे हो? दो कदम आगे बढ़ोगे एक कदम पीछे, फिर दो कदम आगे बढ़ोगे एक कदम पीछे, तो एक कदम ना आगे बढ़ा, दो कदम कहां बढ़ा, फिर से तो पीछे आ रहे हो डर डर के। बस समझ रहे हो? तो इसमें जो काम होता है ना, वो वर्क जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम। ये थोड़ा दिमाग में रखना, इन कंपैरिजन टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का कार्य समझाते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि वो क्या करता है, वो ऊपर नीचे कर नहीं रहता है, वो एक ही बार एक्सपेंड कर जाता है, या फिर एक ही बार कंप्रेस हो जाता है। एक ही बार एक्सपेंड कर गया या फिर एक ही बार कंप्रेस हो गया। तो ये दो कहानी में हो सकता है, या तो प्रेशर लग ही नहीं रहा होगा, एक ही बार धान से बाहर निकल गया। देख रहे हो ये पिस्टन, ऊपर में प्रेशर भी हटा दो, नो प्रेशर, भैया प्रेशर ही जीरो कर दिया एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर अगर जीरो कर धाई से फेंक देगा बाहर की नहीं। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर अभी प्रेशर लग रहा था, अब प्रेशर लग रहा था तो कुल मिलाकर क्या हुआ, इधर से लो काम कर रहा है बेचारा, फेंकना चाह रहा है, वो तो हो भी नहीं कर रहा है, लेकिन प्रेशर पूरे खत्म, तो काम कौन सी किया? अरे ये तो अपने चल गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये पिस्टन में तो अपने चल जाएगा ना, जब प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। तो एक चीज देखो, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए तो काम कौन सी करोगे? कुछ नहीं, लड्डू काम करोगे, लड्डू कुछ नहीं, काम हुआ ही नहीं। काम तब कब करोगे? जब ऊपर से बल लगा रहा हो, नीचे से तुम बल लगा रहे हो, लो भाई काम कर रहे हो, है ना। अब ये एक्सटर्नल प्रेशर जीरो तो वर्क डन भी जीरो। तो फिलहाल एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, या तो ऊपर से पूरे प्रेशर हट गया होगा तो एकाएक अचानक तुम्हारा एक्सपेंड कर गया होगा, पहला। या फिर दूसरा क्या कि हम हीट डाल रहे हैं और ऊपर प्रेशर हम बढ़ा नहीं रहे, कांस्टेंट कर दिए, जो पहले था भैया कांस्टेंट रहो, तब भी तुम्हारा ऊपर फेंक दिया होगा। बात समझ रहे हो? नीचे से हड़बड़ा बढ़ा दिया और ऊपर कुछ प्रेशर बढ़ाया नहीं, तब भी तुम्हारा ऊपर धाई से फेंक दिया होगा। तो एक स्टेप, एक ही स्टेप में धाई से बाहर निकल जाए, उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, जो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करता हो। तो ये दो कंडीशन में हो सकता है, एक कब, जब प्रेशर जीरो हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए,
बात समझ रहे हो? या फिर दूसरा का जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है बच्चों, ये दो तरह का हो गया। एक तुम्हारा फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन करने का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, ये वैक्यूम भी कहते हैं इसको। अगर वैक्यूम में चल जाओगे तो कोई प्रेशर लगाने वाला है ही नहीं। तो जब भी तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन में वैक्यूम से रिलेटेड बात करेगा तो समझ जाना एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है वहां, और फ्री एक्सपेंशन का बात कर रहा है और इरिवर्सिबल का बात कर रहा है। और अगर फ्री एक्सपेंशन में तुम्हारा फ्री एक्सपेंशन या फिर वैक्यूम का बात करेगा तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये दिमाग में सेट कर लो, क्वेश्चन बोलते बोलते में बहुत सारा तैयार हो जाएगा, समझ लेना। तो ये चीज थोड़ा सा देख लिया। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाता है, दूसरा में क्या है कंडीशन, फ्री इरिवर्सिबल प्रोसेस का दूसरा पहला कंडीशन तुम्हारा फ्री एक्सपेंशन हो गया या फिर वैक्यूम, जिसमें तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, जीरो। एट कांस्टेंट प्रेशर में तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर जीरो नहीं होता, और एक्सटर्नल प्रेशर जीरो नहीं होता है तो क्या होगा, तो ये तो हम बताएंगे बहुत डिटेल में। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो नहीं होता तो वर्क डन भी जीरो नहीं होगा, बात समझ रहे हो? और वर्क डन एक्सपेंशन में ऑलवेज नेगेटिव होता है। समझ गया? चलो ठीक है, समझ गया ना? तो ये पहला बात, पहला बात जो मिल गया, दूसरा बात, तीसरा बात, चौथा बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पांचवा बात तुम्हारा क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? अब इसको थोड़ा सा समझा दिए, उसके बाद हम आते हैं छठा बात। लेकिन छठा बात जानने से पहले ये तुम थोड़ा सा इसको जान लो, एंथैल्पी को। किसको जान लो? एंथैल्पी। एंथैल्पी किसको कहते हैं? एक नया टर्म है एंथैल्पी। अरे हीट ही एंथैल्पी कहलाता है, लेकिन कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो जो सिस्टम में तुम हीट अप्लाइड कर रहे हो ना, प्रेशर कांस्टेंट है, हीट अप्लाइड कर रहे हो ना, वही तुम्हारा एंथैल्पी कहलाएगा। और एक चीज और जान लो, ये सब लिखे नहीं लेकिन जान लो, बात समझ रहे हो? हम क्या बोले, एंथैल्पी किसको कहेंगे? एंथैल्पी इसको कहेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट अप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट पर जो भी तुम अमाउंट ऑफ हीट अप्लाइड कर रहे हो वही तुम्हारा कहलाएगा एंथैल्पी। बट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है बताओ? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट तुम अप्लाइड कर रहे हो कोई भी सिस्टम में, उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी तुमको समझ में आ गया, कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम, टेंपरेचर या फिर हीट डाल रहे हो तो वो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, बात समझ रहे हो? और ये तुम्हारा एंथैल्पी चेंज करेगा, ठीक है? एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट, तो एंथैल्पी चेंज करेगा। एंथैल्पी चेंज का फॉर्म दिमाग में रखना, ये एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज। और क्या, अगर आइडियल गैस के लिए ले, गैस आइडियल गैस ले तो एनआर और चेंज ऑफ टेंपरेचर, चेंज ऑफ टेंपरेचर मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी और चेंज ऑफ टेंपरेचर, ये दिमाग में रख लेना। एंथैल्पी का मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी और चेंज ऑफ टेंपरेचर, समझ रहे हो? चेंज ऑफ वॉल्यूम भी कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा एंथैल्पी का कहानी हो गया। हम क्या क्या बताए? दूसरा, तीसरा, पहला तो बता चुके, दूसरा, तीसरा, चौथा तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पांचवा तुम्हारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफिनिटेसिमल स्टेप होगा। इनफिनिटेसिमल स्टेप कहने का मतलब कि वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा, और वो अगर यदि एक कदम दो कदम आगे और एक कदम पीछे चलता है तो वो तुम्हारा मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा उसको। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क जो होता है बहुत ज्यादा होता है इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में, क्योंकि इरिवर्सिबल में अचानक बाहर चल जाता है, समझ रहे हो? ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में तुम्हारा क्या फ्री एक्सपेंशन होता है या फिर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दो कारण से तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। अगर तुम्हारा फ्री एक्सपेंशन मतलब वैक्यूम मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, उसमें क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो नहीं है लेकिन कुछ प्रेशर होगा, इसलिए वर्क डन भी जीरो नहीं होगा, कुछ तो होगा। अब क्या होगा वो तो आगे बताएंगे, फिलहाल हमको लगता है यहां तक समझ गया। एंथैल्पी हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, जो भी हीट अप्लाई कर रहे हो वो तुम्हारा कहलाएगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। कहानी समझ में आ रहा होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से तुम देख लो, ये भी खत्म। अब उसके बाद छठा आते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बाहर फेंक देना, एक्सपेंड करना, ये तुम जानते हो। एक्सपेंशन तुम्हारा चार तरह का हम लोग पढ़ेंगे बबुआ। एकदम खोपड़ी यहीं रखो, खोपड़ी यहां से अगर दूर हटाया तो झोपड़ी बन जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, समझ जाओ। इसीलिए खोपड़ी को यहीं रखो, पेन और बुक अपना जो कॉपी है उसको साथ में रखो, एक एक बात को जो बोलते जा रहे हैं उसको नोट भी करते जाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, एक्सपेंशन पढ़ना हम लोग को। तो एक्सपेंशन में पहला एक्सपेंशन क्या पढ़ना है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, हीट वुड जो भी डाल दो, उसके बाद जो एक्सपेंड करेगा उसका तुम कहानी बताओ। लेकिन एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब लो 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 लो, समझ रहे हो, ठीक है। आइसोथर्मल देखते मात्र तुम समझ जाएगा कि नहीं, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं तो हो भी नहीं करेगा, जीरो, चेंज ऑफ टेम्परेचर जीरो, ठीक। अब चेंज ऑफ टेम्परेचर तुम जानते हो कि जब चेंज ऑफ टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, किसी चीज का, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। अब तुम यहां देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा। टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर जीरो, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आल्सो जीरो। तो देखो, टेम्परेचर जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो। अब तुम देखो यहां आ जाओ, टेम्परेचर जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो। टेम्परेचर मतलब डेल टी इज इक्वल टू जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो, यो खत्म, यो खत्म, डेल एच इज इक्वल टू जीरो। सो डेल एच इज इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं, डेल एच मतलब एंथैल्पी भी जीरो, ठीक है। अब यहां से तुम देख लो ये यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा देखो, हम लोग एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, दिस वन इज एक्सपेंशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ जाओ। तो एक्सपेंशन में तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया, बात को समझना, अभी मिटा देंगे, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी तुम्हारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया और तुम्हारा हीट तो है, तो इंटरनल एनर्जी जब जीरो हो जाएगा एक्सपेंशन के लिए, तो ये माइनस वाला उधर चल जाएगा कि नहीं, कर जाएगा, तो Q इज इक्वल टू W हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, और W हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव में, क्योंकि एक्सपेंड किया है। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव में आएगा, ये ध्यान देना, यहां तुम्हारा पॉजिटिव में आएगा, Q पॉजिटिव में आएगा। अब W हमेशा क्या रहेगा बताओ, नेगेटिव में, और इसका वैल्यू थोड़ा सा दिमाग में तुमको रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वो वैसे तुम्हारा क्या होता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, P एक्सटर्नल चेंज ऑफ वॉल्यूम। W इज इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल और dV, dV मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम। कुल मिलाकर इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो इतना लंबा चौड़ा चीज आता है, क्या आता है बताओ, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग ऑफ V2 बाई V1 या फिर P1 बाई P2, ऑपोजिट, V2 बाई V1 को या फिर P1 बाई P2, ये यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, हम तुमको ये चीज तुमको खाली दिमाग में रखने बोल रहे हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस 2.303, अरे एक दो बार बोलना हो जाएगा, लॉग ऑफ V2 बाई V1 या फिर P1 बाई P2, V2 बाई V1 या फिर P1 बाई P2। अब ड्राइव करने का समय कहां है, बस खोपड़ी में रखने वाला समय है ना। अब अभी सर ड्राइव करके, अरे ड्राइव करने का समय कहां है, तुम तो जिंदगी भर तो ड्राइव करते रहे हो, है ना, ड्राइव करने का समय। सो फिलहाल ये तुम्हारा हाँ, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल और dV, इसी को इंटीग्रेट जब किए ना तो ऐसा कहानी बना, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखेगा। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल T इज इक्वल टू जीरो, डेल T इज इक्वल टू जीरो, डेल U इज इक्वल टू जीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, और इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों जीरो हो गया तो एंथैल्पी आल्सो जीरो हो जाएगा, मतलब फिर वो भी जीरो हो जाएगा, और एंथैल्पी भी जीरो हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल यू जीरो अगर लगा दिए एक्सपेंशन के लिए, तो W नेगेटिव था, इधर चल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो Q बराबर पॉजिटिव W हो जाएगा। और एक्सपेंशन में वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये तुमको पहले बता चुके, और उसका अगर यदि तुम इंटीग्रेशन करोगे ये बढ़िया से, तो ये तुम्हारा डेरिवेशन आएगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग ऑफ V2 बाई V1 या फिर P1 बाई P2, ऑपोजिट रहेगा वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना बहुत बढ़िया तरीके से, चलो ठीक है। ये पहला बात हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा बात क्या है भाई, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हुए, आ जाओ यहां आ जाओ, देख लो एकदम बढ़िया से, उधर एकदम कहीं नहीं देखना, ये तुम्हारा दिखाए ये, ठीक है, ये तुमको हम बता चुके, ये बता चुके, ठीक है। अब यहां दूसरा कंडीशन में, ये पहला था और छठा का पहला था और ये दूसरा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जब भी आता है दो कहानी बनता है, एक फ्री एक्सपेंशन और एक कांस्टेंट प्रेशर। तो फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ये P एक्सटर्नल और dV होता है, तो कुल मिलाकर P एक्सटर्नल अगर जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो, ये पहले बता चुके तुमको, बात समझ गया, चलो ठीक है। और इसमें अगर तुम्हारा एट कांस्टेंट प्रेशर P नॉट इक्वल टू जीरो, तो P मतलब P नॉट इक्वल टू जीरो, P एक्सटर्नल प्रेशर तुम्हारा जीरो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो ये चीज एकदम बहुत स्टार मार लो, ये एकदम हमेशा पूछेगा, हमेशा
अस्तर मान लो, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ कि W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और डीवी चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम करने को V2 माइनस V1, तो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 गुना में ये, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 बाई V1। ये खोपड़ी में रख लोगे, बहुत बार पूछेगा। एट कांस्टेंट प्रेशर, फ्री एक्सपेंशन में तो वर्क डन जीरो ही हो जाता है, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर वाला बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए ये खोपड़ी में रख लेना। जल्दी लिख लो, समझ में आ गया? एकदम समझ में आ रहा है ना? मजा आ जाएगा, बस मजा आना चाहिए। चलो ठीक है, तो कुल मिलाकर ये भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन तुमको हम सिखा दिए। अब यहां से दूसरा बात खत्म, अब तीसरा बात एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक जैसे सुनते हैं भैया हीट जीरो होना चाहिए, हीट अगर जीरो हो गया तो कुल मिलाकर ये जीरो, देख रहे हो ये एक्सपेंशन हो रहा है, ये जीरो, तो डेल यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा ना। तो ये हाँ एक्सपेंशन तो W तो नेगेटिव होगा, कुल मिलाकर डेल यू भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और डेल यू अगर नेगेटिव हो गया तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, अगर ये तुम देखो डेल यू मतलब इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी अगर नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्या समझते हो कि इंटरनल एनर्जी में कमी आ गया होगा तभी तो नेगेटिव है, और अगर इंटरनल एनर्जी में कमी आ गया मतलब टेंपरेचर कम हो गया होगा तो टेंपरेचर भी डिक्रीज करेगा। ये देखो एरो ऐसे सिस्टम आ रहे हैं ना, वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज किया है तो टेंपरेचर वो सिस्टम का डिक्रीज कर जाएगा। अरे बात समझते हो कि नहीं? तो ये चीज देखो, कभी क्वेश्चन में अगर बोल दे कि अगर हम बात करें एडियाबैटिक एक्सपेंशन का तो टेंपरेचर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो तुम हमेशा क्या कहोगे, टेंपरेचर घट जाएगा। क्यों घटेगा भाई? क्योंकि इंटरनल एनर्जी घट जा रहा है। क्यों घट गया? क्योंकि हीट डालवे नहीं किए और एक्सपेंशन हुआ है। हीट नहीं डाले लेकिन फिर भी एक्सपेंशन किया, मतलब वर्क डन किया, तो इंटरनल एनर्जी यूज करके किया ना, तो इंटरनल एनर्जी में कमी आया, और जैसे इंटरनल एनर्जी में कमी, अब तुमको खाना देंगे नहीं, तुम समझो, तुमको खाना नहीं देंगे और कहेंगे काम करो, तो अपना जो इंटरनल एनर्जी है वही ना यूज करोगे, तो खपत होगा ना, मरियल ना हो जाओगे। खाना देंगे, काम कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, हम ठीक है खाना देंगे नहीं करेंगे मतलब हीट नहीं देंगे तुमको, एनर्जी नहीं दिए और फिर भी काम करा रहे हैं, तो काम तो किया, एक्सपेंशन तो हुआ, बात समझो। लेकिन तुमको हीट मिला नहीं, एनर्जी मिला नहीं, तो अपना इंटरनल एनर्जी खर्चा करके तुम काम कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगा कि नहीं? इंटरनल एनर्जी कमी आ जाएगा तो टेंपरेचर को कमी आ जाएगा, और इस तरह से अगर धीरे धीरे चलते रहेगा तो टेंपरेचर बहुत कम हो जाएगा और ठंडा पड़ जाओगे, मर जाओगे तुम। फिलहाल तुम ये समझ सकते हो। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हीट तुम्हारा जीरो है, तो ये तो एक्सपेंशन के लिए W नेगेटिव होगा, ये इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होने के कारण से टेंपरेचर तुम्हारा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। बात समझ में आ गया? अच्छा बात है। चलो एक चीज और देखो, ये W वर्क डन क्या होगा, ये देखो एक्सप्रेशन तुमको हम नहीं बताए, लेकिन यहां तुम देख लेना यार भाई, गामा माइनस वन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब टेंपरेचर जो कम हुआ ना, तो चेंज हुआ ना कुछ, टेंपरेचर जो चेंज किया सो, और ये R मतलब गैस कांस्टेंट, ये गामा का मतलब होता है रेशियो ऑफ ये हीट कैपेसिटी, तुमको हम बताएंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी होता है Cp बाई Cv, लेकिन Cp बाई Cv है क्या ये हम बताएंगे, -1। ये तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव में आएगा। ये तीसरा बात हो गया, ये दिमाग में रख लेना। तीसरा बात, अब हीट कैपेसिटी कहोगे सर हम तो जानते नहीं है, अरे हीट कैपेसिटी बताएंगे, धैर्य रखो, ये जल्दी फटाफट तीसरा वाला पॉइंट नोट कर लो। पहला मिट गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, थोड़ा सा ये नोट कर लेना एंथैल्पी के बारे में। छठा तुम्हारे एक्सपेंशन में, छठा का पहला ये हो गया, दूसरा यहां हो गया, तीसरा ये हो गया, तीसरा ये खत्म, तीसरा ये खत्म। चौथा बात करते हैं, चौथा हम लोग बात करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका दो कार्य, जैसे इरिवर्सिबल आया दो कार्य भैया, एक फ्री एक्सपेंशन और एक कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो और हीटवा भी जीरो था, हीट हम डालिए रहे हैं और प्रेशर तुम्हारा क्या हो गया, जीरो, तो वर्धन तो जीरो हो करेगा, तो वर्धन तुम्हारा जीरो हो गया। अब यहां से तुम देखो हीट नहीं डाला भैया तो इंटरनल एनर्जी कोई चेंज नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी कोई चेंज नहीं हुआ तो तुम्हारा टेंपरेचर शुड भी जीरो, तो टेंपरेचर वो चेंज नहीं हुआ होगा। जब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा, तुम खुद देख लो, ऐसे ऐसे ही करो, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो, तो वर्क डन जीरो हो गया, और क्यू तुम्हारा जीरो ही है, तो क्यू भी जीरो और वर्क डन भी जीरो, तो ये दोनों जीरो हो, तो कुल मिलाकर इंटरनल एनर्जी भी जीरो, और इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, टेंपरेचर पर, तो टेंपरेचर वो लगभग जीरो, चेंज ऑफ टेंपरेचर भी जीरो, क्योंकि टेंपरेचर चेंज करेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी ही जीरो हो गया तो टेंपरेचर शुड भी जीरो होना चाहिए, चाहिए वाला बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो टेम्परेचर शुड बी जीरो, द चेंज ऑफ टेम्परेचर शुड बी जीरो। तो ये पूरे कहानी में फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इरिवर्सिबल वाला में जब फ्री एक्सपेंशन आएगा तो सब कुछ जीरो, खल्लास हो जाता है पूरा। ये खोपड़ी में रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए खोपड़ी में रख लो। दूसरा तुम्हारा क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में तुम्हारा क्या है, प्रेशर नॉट इक्वल टू जीरो, W एक्सपेंशन हो रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, और Q इज इक्वल टू जीरो, और del U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस W। ठीक है, अब यहां से ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ये तुम्हारा क्या हो गया चौथा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये छठा कहानी पूरे खत्म। ये जुगाड़ है वन का, छठा कहानी पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब एक अंतिम कहानी की तरफ चलेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अरे बात समझ रहे हो, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, आगे बढ़े, बढ़ जाए। चलो ठीक है, सातवां कहानी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी कहते किसको है, कोई भी सिस्टम में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, 1 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर फ़ारेनहाइट बोलो, केल्विन कुछ भी बोलो, 1 डिग्री से बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाने, टेम्परेचर पहले T1 था, अब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। अरे बात समझा, तो कुल मिलाकर यहां तुम्हारा क्या हो गया, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी सी से रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज ऑफ यहां dq बाय dt हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, चेंज ऑफ हीट, हीट डाला, टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर बदलने के लिए, टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट डालोगे उसी को हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। हीट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट घटाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, तो सी इज द कांस्टेंट। हीट कैपेसिटी वही आया। ठीक है, अब ये हीट कैपेसिटी दो तरह का हो गया, एक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तुमको बताया, हीट अगर किसी में डाले हो, हीट किसी सिस्टम में डाल रखे हो और प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो तुम बताओ क्या चेंज करेगा, एंथैल्पी कहते हैं उसको। अरे बात समझ गया कि नहीं, समझ जा बात। यहां देखो, ये तुम्हारा एक है सीवी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक है सीपी, सीपी का मतलब हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। समझ गया ना बात, वॉल्यूम कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट, एंथैल्पी चेंज होगा, बस खोपड़ी नहीं रखना, पता चल जाएगा। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो, या फिर टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगा, मतलब चेंज होगा तुम्हारा इंटरनल एनर्जी ओनली फॉर जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तब। लेकिन बात कर दे अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, मतलब एंथैल्पी चेंज करेगा। प्रेशर कम, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो एंथैल्पी कम होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एंथैल्पी कम बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ गया बात, चलो ठीक है। अब यहां से तुम देखो एक रिलेशन तुम जानते हो, ये प्रेशर वाला जो होता है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये खोपड़ा में रख लो, दिस वन इज खोपड़ा, खोपड़ा में डालो। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देख लोगे, सीवी सीपी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, और इसका एक रिलेशनशिप देख लो, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, और ये आर तुम्हारा क्या है, आर तुम्हारा क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू तुम जान रखते हो, या फिर इसका वैल्यू 2 क्लोरीन 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वगैरह वगैरह 0.823 एटीएम लीटर, ये सब जानते हो तुम। चलो ठीक है, अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, और दूसरा क्या हो गया, द रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी, इसको बोलते हैं गामा। यही गामा यहां आया था, देख लो वर्क करने। ठीक है, द रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा। अब ये गामा का वैल्यू ये डायरेक्ट दिमाग में रखना, डायरेक्ट ये डिपेंड करता है एटॉमिसिटी पर। एटॉमिसिटी मतलब मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक, तीनों बात दिमाग में रखना, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। अगर मोनो एटॉमिक का बात करें तो गामा का वैल्यू 1.66 होता है, यहां तक लाइन करता है। ठीक है, और डायटॉमिक का बात करें तो गामा का वैल्यू 1.40 होता है,
ठीक है। और अगर ट्राई एटॉमिक का बात करें तो गामा का वैल्यू 1.33 होता है। ये खोपड़ा में डाल लो, ये यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तुमको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। कहानी समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पूरा पूरा बढ़िया बढ़िया कहानी। तो जल्दी फटाफट तुमको लिख लेना चाहिए। देख लो, ये पूरा कहानी हो गया, तुम लोग लिख रहा भी होगा और बहुत अच्छे से समझ भी रहा होगा जल्दी। हेलो मेरे, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को, जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े उस पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। और देखो कितना मजेदार क्वेश्चंस यहां दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस पूछा गया है, हाल फिलहाल में पूछा गया है। जितना तुम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा सभी पर बेस्ड क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, एकदम गर्दा उड़ा दोगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। अब तुम जानते हो फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, वर्क डन जीरो। फ्री एक्सपेंशन, भैया फ्री एक्सपेंशन का बात जब भी कर दे तब हम समझ जाएंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर है या नहीं। चल ठीक है। ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन का आने का मतलब कि हीट भी उसका जीरो होगा, हीट भी जीरो, फ्री एक्सपेंशन टेम्परेचर भी, ये तुम्हारा क्या एक्सटर्नल प्रेशर भी जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। अब हीट और वर्क डन दोनों जीरो तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो, और इंटरनल एनर्जी जीरो तो टेम्परेचर वो जीरो, सब कुछ जीरो जीरो। समझ में आ गया कि नहीं? तो सब कुछ। और ये कब पूछा है? 2020 में। देखो, और 2011 में भी पूछा है, समझ लो। ये एक ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन है कि 2020 और 2011 दोनों में पूछा है। सोच के देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था। क्या बोलता है? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात कि जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। अब कहता है एडियाबैटिक कंडीशन है, तो एडियाबैटिक कंडीशन मतलब हीट डालबे नहीं किया तो हीट जीरो, दूसरा बात, ठीक है। और जब हीट जीरो हो गया और तुम्हारा उधर वर्क डन भी जीरो, हीट जीरो वर्क डन दोनों जीरो, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा क्या होगा? इंटरनल एनर्जी जीरो, और इंटरनल एनर्जी जीरो तो टेम्परेचर वो जीरो, सब कुछ जीरो जीरो। तो कहा है सब कुछ जीरो जीरो, तो भैया ये दोबारा जीरो, ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये जीरो जीरो है, ये गड़बड़, ये गड़बड़, गड़बड़ गड़बड़, तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों जीरो? टेम्परेचर वो जीरो है ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो है, और डब्ल्यू भी जीरो क्योंकि एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, वर्क डन गया। समझ में आया कैसे एकदम धो देना है? ऐसे ही धो दोगे हर क्वेश्चन को। 2020 और 2011 दोनों बार पूछा है, लेकिन हाँ जुगाड़ को बढ़िया से जुगाड़ कर लोगे तब। कहानी समझ में आ गया? चलो फिलहाल दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है मतलब समझ जाना कि भैया टेम्परेचर जीरो होगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा एक्सपेंड कर रहा है मतलब जो भी वैल्यू आएगा ना वर्क डन का वो नेगेटिव आएगा, इसमें कोई शक नहीं। फिर क्या बोलता है? फ्रॉम इतना मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब टू 10 टू द पावर -2 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम तुम्हारा क्या दे रखा है? इसको हम थोड़ा समाधान करते हैं, हम यहां समाधान कर दे रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम पहला V1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, और कहां से कहां तक चला गया? V2 इज इक्वल टू यहां से एक्सपेंड करके यहां चला गया -2 मीटर क्यूब, बस। तो अब यहां क्या बोलता है? एट इतना टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर तुम्हारा 300 केल्विन दे रखा है, अगेंस्ट ये कांस्टेंट प्रेशर आ जाया। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कांस्टेंट प्रेशर का बात करें या फिर फ्री एक्सपेंशन का बात करें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में चल जाएंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोलता है? प्रेशर का कितना दे रखा है? तो प्रेशर दे रखा है, प्रेशर एक्सटर्नल लेना होगा, तो प्रेशर कितना दे रखा है? कितना? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। अब कहता है क्या? द वर्क डन और द गैस इज, तो वर्क डन गैस जो है वो क्या किया होगा ये एक्सपेंड करने में? वर्क डन ऑफ गैस ऐसे लिखो, ठीक है। अब यहां से तुम देखो बाय द गैस, बाय द बाय लगा दो, यहां बाय द गैस ऐसे होना चाहिए, बाय द गैस कि गैस कितना वर्क डन किया। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखो यहां से तुम्हारा क्या बोलता है कि अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, तो एक चीज तुम बताओ, वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल और dV मतलब V2 माइनस V1, अरे होगा कि नहीं?
तुम देख लो, अभी पूरा डिटेल में चर्चा किए, उसको वहां तो देखो, कॉपी खोलो और देखो जल्दी फटाफट। तो यहां तुम्हारा वर्क डन। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है, 10 टू द पावर माइनस 5 अरे दे रखा है, और v2 तुम्हारा कितना है, v2 10 टू द पावर माइनस 2 है, और माइनस v1 कितना है, 10 टू द पावर माइनस 3 है, और मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब यहां रख दो। अब तुम्हारा क्या हो गया, w इज इक्वल टू 10 टू द पावर, ये माइनस तो है, 10 टू द पावर 5 है, यहां से कॉमन कर दो 10 टू द पावर माइनस 2, तो कुल मिलाकर क्या बचेगा बच्चा, देख लो। तो यहां तुम्हारा माइनस 2 कर दिया, यहां तुम्हारा माइनस 3 कर देना डायरेक्ट टेबल में, तो माइनस 3 अगर कॉमन कर दिया तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, यहां माइनस 2 हो गया और एक और माइनस वाला, तो यहां प्लस 1 हो जाएगा ना, तो यहां 10 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा माइनस 1। अरे नहीं समझा, अगर यदि ये कॉमन कर लोगे, ये तो बच्चा वाला कहानी है, ये सब गड़बड़ नहीं करना, ये अगर 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन करोगे तो ये माइनस 2 तो कॉमन हुआ, और एक और तुम्हारा होना चाहिए, तो नहीं हुआ तो प्लस वाला हो जाएगा, तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो गया, 10 टू द पावर 10 का पावर 1 हो जाएगा, है ना, प्लस में 1, ठीक है, और कुल मिलाकर मीटर क्यूब है, तो ये तुम्हारा यहां से तुम थोड़ा सा देख लेना, और ये मीटर क्यूब करने का मतलब ये न्यूटन और मीटर क्यूब, मतलब ये जूल में आएगा तुम्हारा आंसर, तो यहां से तुम देख लो, अरे मीटर न्यूटन तो तुम्हारा यहां बचा ना, न्यूटन पर मीटर, और यहां मीटर क्यूब, तो कुल मिलाकर पर मीटर क्यूब के आंसर क्या देगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब यहां से तुम देखो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस तो तुम्हारा रहेगा 10 टू द पावर 5 है, 10 टू द पावर 3 चल जाएगा, यहां 10 टू द पावर 2 बच जाएगा, और यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 में से 1 चला गया तो 9 बच गया, और यहां तुम्हारा न्यूटन और मीटर को हम क्या करते हैं, जूल करते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, माइनस 9 2 0 और जूल, तो 900 जूल माइनस 900 जूल आंसर आया, कितना आसान था, माइनस 900 जूल, लो यहां टिक मार दो टक से। ये तुम्हारा कब पूछा गया बताओ, 2019 नीट 2019 में पूछा गया, कितना मजेदार क्वेश्चन था, बात समझ में आ गया। जल्दी से तीसरा क्वेश्चन की तरफ चल जाए, तीसरा क्वेश्चन की तरफ, ये थोड़ा सा बाउंड्री लाइन खींच देते हैं, यही में तुमको पता चल जाए कि यहां से बनाए थे, ठीक है, बाउंड्री लाइन खींचा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, देखो ये डायरेक्ट बोल दिया भैया रिवर्सिबल है, पहले यहां तक दोनों में समझते आए, ना ही रिवर्सिबल बोला ना ये इरिवर्सिबल बोला था, क्वेश्चन में पढ़ के समझ गए कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ये दोनों ही रिवर्सिबल का था। अब ये पहले बोल दिया रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एक्सपेंशन हुआ W नेगेटिव होगा ये तो जानते हो। अब क्या बोलता है, अंडर आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक कंडीशन, क्या करता है, दोनों कंडीशन हो रहा है, देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसमें दोनों हो रहा है, आइसोथर्मल भी आइडियाबैटिक भी, आर शोन इन द फिगर, ओए फिगर भी दिया है, चलो देखो, तो ये तुम्हारा क्या है, ए तुम्हारा ए से बी गया, ए से सी गया, तो यहां प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है और टेंपरेचर टी है, ये दे रखा है पहले से, इस बी पॉइंट पर प्रेशर पीबी है, वॉल्यूम तुम्हारा क्या है वीबी, और तुम्हारा क्या टेंपरेचर टीबी, और इसका तुम्हारा क्या है प्रेशर पीसी, यहां वीसी और ये टीसी, अरे समझ रहे हो। अब यहां से तुम्हारा क्या बोलता है, एकदम बढ़िया समझ, AB जो है मतलब यहां से यहां तक वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, मतलब आइसोथर्मल टेंपरेचर चेंज नहीं करेगा, मतलब T बराबर टेंपरेचर चेंज, तो ये T1 TA बराबर TB हो जाएगा कि नहीं, तो पहला कंडीशन हो गया, ये तो बहुत मजा आ जाएगा। अब यहां तुम्हारा ये देखो AC इज इक्वल टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, टेंपरेचर पर डिक्रीज कर जाता है, आ रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, हीट डाल भी नहीं करेंगे और वर्क डन कर जाएगा, एक्सपेंशन हुआ ना, हीट नहीं डाल रहे हैं और वर्क डन कर जाएगा, तो घाटा मार देगा इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी जैसे घाटा मारेगा टेंपरेचर वह डिक्रीज कर जाएगा। अरे बात समझते हो, तो यहां से तुम्हारा क्या कंडीशन आ जाएगा, लो भैया एसी में तुम्हारा क्या जाएगा कि टीसी जो होगा ना वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा मतलब कमजोर पड़ जाएगा, और तुम्हारा कौन सी हो जाएगा, और टीए तुम्हारा बढ़ जाएगा, ऐसे ना कहानी आना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम आइसोथर्मल नहीं एडियाबैटिक एक्सपेंशन करोगे, हीट डाल भी नहीं किया और एनर्जी दे भी नहीं किया, और कुल मिलाकर तुम वर्क डन करा दे रहा है, एक्सपेंशन करा दे रहा है, होगा क्या बता, होगा क्या, उसका इंटरनल एनर्जी खपत होगा, और जैसे इंटरनल एनर्जी खपत होगा टेंपरेचर डिक्रीज कर जाएगा, ये तुमको सिखाए थे, बात करो। तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा कंडीशन होना चाहिए। अब कहा क्वेश्चन पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है, ये भैया ये तो करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ इसको देखो तुम, टेंपरेचर टीसी कम होना चाहिए टेंपरेचर टीए से, टेंपरेचर टीसी अगर ज्यादा कर दिया है तो ये पहला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट नहीं है, इसमें कोई चक्कर नहीं। अच्छा इसको भी देख लेते हैं, इसको कहते हैं इंट्रोपी, इंट्रोपी का तुमको कहानी नहीं सुना है, लेकिन इंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, ठीक है। अब तुम देखो रैंडमनेस मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल बढ़ जाना, ठीक है, इतना ही जान लो। अब यहां से तुम देखो आइसोथर्मल में टेंपरेचर तुम्हारा कांस्टेंट है लेकिन हीट बढ़ा रहे हो तो रैंडमनेस बढ़ेगा, ये भी सही है। इसका एडियाबैटिक में हीट डाल नहीं कर रहे हो, टेंपरेचर कम हुआ जाम हो जाएगा, टेंपरेचर कम होने से जाम होता है, जाम होता है मतलब रैंडमनेस उसका
कम हो गया, तो रैंडमनेस कम हो गया, तो ये भी बात सही है। अगर आइसोथर्मल का वर्क डन कहें और एडियाबैटिक का वर्क डन, तो इसमें वर्क डन जो होगा वो बहुत कम होगा, इसमें वर्क डन एकदम खौफनाक होगा कि नहीं। टेंपरेचर भले कांस्टेंट है लेकिन हीट पर हीट डालने लो, वर्क डन ढेरी मने हो गया। अरे समझा कि नहीं। और इसमें तुम्हारा क्या हो गया, हीट उठ डाल भी नहीं करे, एनर्जी दे भी नहीं करे, कमा करने से करेगा नहीं करेगा। कुल मिलाकर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो सही ऑप्शन थोड़ी ना चूज करने बोला, ये बोलता है नॉट करेक्ट। कौन करेक्ट नहीं, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। जल्दी फोटो छाप लो बच्चा, जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लेना है एकदम बढ़िया से, जल्दी फोटो छाप लेना है एकदम बढ़िया से, फोटो छाप लेना है। अब लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन एकदम बढ़िया से, एकदम इसी पर बेस्ड है, इसीलिए बार बार यही दिमाग में रखोगे। जितना तुमको जुगाड़ दिए वो जुगाड़ को दिमाग में रखते हुए ये चीज को सॉल्व करो। देखो पहला क्वेश्चन, ये मतलब यहां चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, टेंपरेचर 0, ठीक है। ये गैस एट इतना डिग्री टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो कुछ नहीं करेगा। एक्सपेंड कर रहा है मतलब नेगेटिव में आएगा वैल्यू, अरे वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। फ्रॉम का 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर, मतलब इसका सॉल्यूशन यहां कर दे रहे हो, ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं तुम लोग लिखते चलो। यहां तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एकदम बढ़िया समझना। जो V1 का वैल्यू है वो 0.1 लीटर रखा है, V2 का वैल्यू जो रखा है वो 0.25 लीटर रख दिया है, और ये रखा है, ठीक है। ये तुम्हारा ऊपर वाला क्वेश्चन का है, इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन का हो रहा है, चौथा क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहां से क्या बोलता है, अगेंस्ट ये कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस अगेंस्ट ये कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कितना दे रखा है, तो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर होगा, कितना दे रखा है बताओ, 2 बार, 2 बार दे रखा है। और भी क्या दे रखा है, हाँ, द वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन बाय द गैस, तो ये गैस जो है वो कितना वर्क डन करेगा, ये थोड़ा सा बताओ। तो यहां से और गिवन दे रखा है क्या, गिवन 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल, ठीक है। इसका यूज करेंगे, तो यहां से तुम देखो वर्क डन का बात करें तो P एक्सटर्नल, अरे P एक्सटर्नल और V2 माइनस V1 ये ना होता है, और ये ना जानते हो, तो कुल मिलाकर P एक्सटर्नल मतलब माइनस तो तुम्हारा रहेगा, और यहाँ 2 बार हो गया, तो ये 2 बार रहने दो। और V2 तुम्हारा क्या है 0.25 लीटर, और माइनस यहाँ तुम्हारा क्या हो गया 0.1 लीटर, और ये तुम्हारा लीटर हो गया। ये -2 और लीटर और बार को हम क्या कर देते हैं 100 जूल, तो ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां से तुम देखो इसको घटाओ, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा 10, अगर तुम्हारा 0 पॉइंट यहां कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ना, और इंटू लीटर और बार एक जगह रख दो, लीटर और बार, और 1 लीटर बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है बताओ, तो -2, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, इंटू 0.15, और लीटर बार का मतलब क्या हो गया 100 जूल, 100 जूल, और इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या देगा खत्म, तो यहाँ माइनस, और यहाँ क्या देगा 2 इंटू 15, और यहाँ तुम्हारा क्या देगा बताओ, ये तुम्हारा डायरेक्टली लिख दो ना -30 जूल। अरे बात समझ आया, तो वर्क कितना आ गया 30 जूल। देख लो कितना मजेदार क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया रे, कब पूछा गया रे, ये नीट 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये नीट 2019 में पूछा गया है, तो -30 जूल पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। समझ में आया बात, इसका थोड़ा सा कहानी समझ लोगे। फिर क्या बोलता है, यहां से बोलता है ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, फिर से एक्सपेंड किया नेगेटिव वैल्यू, एक्सपेंड मतलब नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब क्या बोलता है, इन वेल इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड मतलब समझते हो, हम बताए थे इंसुलेटेड मतलब आइसोलेटेड, इंसुलेटेड मतलब आइसोलेटेड, इंसुलेटेड नहीं हीट अंदर जाएगा नहीं बाहर आएगा, मतलब कुछ कुल मिलाकर एडियाबैटिक, हीट 0 हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है अगेंस्ट ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इक्वल मिलाकर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यहां से तुम्हारा क्या हो गया कि ये तुम्हारा बोल रहा है कि कहां से कहां तक एक्सपेंड कर रहा है, तो हाँ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। फिर क्या बोलता है 2.5 atm फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ, ये मतलब प्रेशर ये तुम्हारा दे रखा है 2.5 प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कितना दे रखा बताओ 2.5। तो ये दूसरा पांचवा क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर दे यहां, ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व कर दे यहां। तो एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना दे रखा बताओ 2.5, तो यहां लिख दो 2.5, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल मतलब V1 का वैल्यू दे दिया है कितना 2.50, अरे ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम तुम्हारा क्या दे रखा है बताओ 4.50, तो V2 इज इक्वल टू दे रखा है कितना 4.50, बस तो लीटर में है। अब क्या बोलता है चेंज इन इंटरनल
एनर्जी डेल यू ऑफ द गैस इन जूल विल बी। तो जूल में तुम बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बट ये समझो बच्चा, एक चीज देखो, यहां से तुमको पता चल रहा है इंसुलेटेड से मतलब हीट चेंज नहीं होगा, मतलब Q इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, जीरो। अब Q इज इक्वल टू जीरो अगर यदि हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि ये तुम्हारा और माइनस एक्सपेंड क्या दिए, तो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया कि नहीं। अरे बात समझ रहे हो, एक्सपेंशन का बात करते हैं तो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू निकाल लो तो ये तुम्हारा यू निकल जाएगा। अरे बात समझ रहे हो, नेगेटिव में वैल्यू रहेगा तो नेगेटिव में डब्ल्यू कैसे निकलेगा, तो डब्ल्यू तुम्हारा निकालने का तरीका तुम जानते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, पी एक्सटर्नल और तुम्हारा क्या हो गया V2 माइनस V1। अब कहोगे सर यहाँ नेगेटिव, अरे यहाँ नेगेटिव को यहाँ नेगेटिव ले लियो तो वहां क्या नेगेटिव लोगे, बात बराबर है। यहाँ एक्सपेंशन में तुम्हारा नेगेटिव देवे किया है तो यहाँ पी एक्सटर्नल तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ दिख रहा है पी एक्सटर्नल, यहाँ से तुम क्या करोगे 2.5 और यहाँ तुम क्या करोगे 2.50 माइनस 4, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा 4.5 माइनस क्या 2.5। अरे बात समझ रहे हो, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ, तो ये तुम्हारा दिख रहा है ना, यहाँ दिखेगा, हाँ तो यहाँ तुम्हारा दिखेगा, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया 2.5 गुना, और यहाँ तुम देखो 5 में से 5 चला गया 0 और 4 में से 2 चला गया तो 2 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 आ गया। अरे समझ रहे हो, और ये किसमें आया होगा, तो तुम्हारा प्रेशर दिया था एटीएम में, प्रेशर एटीएम में, और वॉल्यूम किसमें दिया है तुम्हारा लीटर में, तो एटीएम और लीटर है ना, तो एक एटीएम लीटर इज इक्वल टू तुम्हारा, एक दिमाग में याद रखना डाटा, एक एटीएम लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ तो दोनों का कितना हो गया 10, 2 4 5, तो 5 आ गया ना पूरा पूरा, और एक एटीएम लीटर इज इक्वल टू होता है 101.3 जूल। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो तो कितना देगा बताओ, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 1 6, अरे समझ रहे हो, और 5 0 0 और यहाँ तुम्हारा 5 1 जा 5, तो यहाँ से तो इतना जूल मतलब 506.5 जूल। कितना ऑप्शन है भाई, नेगेटिव में आएगा ना, नेगेटिव में आएगा इंटरनल, अब डब्ल्यू वैल्यू निकल गया तो आप बैठा दोगे तो कुल मिलाकर डेल यू इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 506.5 जूल। तो कुल मिलाकर यहाँ तुम्हारा 506 मतलब 506 नेगेटिव 506, तो नेगेटिव 1100 ये तो होगा नहीं, पॉजिटिव ये तो होगा नहीं, ये 500 है तो ये तो होगा नहीं, ये देखो लगभग इतना है 505, तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा 505 मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, जल्दी छाप लो फोटो, जल्दी फोटो। अच्छा ये फोटो छापने से पहले तुमको ये पता चल गया ना पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ये कैलकुलेशन तुम्हारा कर दिया गया है, ये तुम्हारा ये चौथा नंबर क्वेश्चन का है, ये कैलकुलेशन देख रहे हो यहाँ माइनस 30 जूल, और ये तुम्हारा पांचवा क्वेश्चन है, एक दो बार बनाओगे इस समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो छठा नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, अपने आप तुम्हारा अचानक, स्पॉन्टेनियसली मतलब क्या होता है अचानक, वैक्यूम मतलब अपने आप तुम्हारा क्या करेगा वैक्यूम में एक्सपेंड करेगा, तो वैक्यूम या फिर फ्री एक्सपेंशन या फिर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया जीरो, तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा बबुआ तो वर्क डन ऑलवेज क्या होगा जीरो। बी नंबर, ये 2010 में पूछा हुआ है, देख लो ये भी नीट में पूछा हुआ है, कितना तारीख ये पता नहीं ये, लेकिन पूछा गया है, ये नीट में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से नीट 2010 में पूछा गया है कि 3 मोल अगर आइडियल गैस लेंगे तो एक्सपेंड कर रहा है वैक्यूम, तो देखो वर्क डन जीरो भैया, कोई लोड नहीं लेना है, वैक्यूम है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, वर्क डन होगा ही नहीं जीरो, बात समझ गया। अब यहां से तुम्हारा क्या बोलता है इनक्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड मतलब आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है ना, नहीं एक्सपेंशन वगैरह है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन आइडियाबैटिक होगा। अब क्या होता है लिक्विड इज स्ट्रेड मतलब उसको मथा जाता है, ठीक है, विथ ये पैडल, किससे पैडल से, जैसे तुम क्या करते हो दही को मथते हो ना उस तरह से तुमको मथा जाता है, मतलब लिक्विड को मथा जाता है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा होगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो क्या ट्रू है भाई, ट्रू क्या है, इसका ऑप्शन है कहीं गायब हो गया, ऑप्शन क्या गायब हो गया रे बच्चे, रह दो। एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज अकम्पाइंड बाय, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो ऑलवेज जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा, पहला आंसर, बात समझ गया। जल्दी छाप लो फोटो, जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो, हो गया। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है यहां से देखो 9 और 10वां, आज 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा लेट हो गया है।
तो आज 10 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो बच गया आज का, जो 25 नहीं हो पाया, वो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट बात, तो देखो, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन कब होगा, ये भी तुम्हारा पूछा गया है क्वेश्चन, तुम्हारा 1991 मतलब पूछा गया है, नीट में पूछा गया है ना, ये दिमाग में रखना। ये ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होगा आइडियल गैस का तो क्या होगा बताओ, टेम्परेचर जीरो, तो टेम्परेचर जीरो तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो, तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो तो यहां तुम्हारा इंटरनल एनर्जी जीरो, लेकिन एंथैल्पी पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। ये तुम्हारा देखो यहां से तुम्हारा क्या है, इंटरनल एनर्जी जीरो का एंथैल्पी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई एंथैल्पी पर प्रभाव नहीं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अरे बात समझ रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो एंथैल्पी पर प्रभाव पड़ेगा, तो एंथैल्पी तुम्हारा क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, बिल्कुल नहीं, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ये तुम्हारा एंथैल्पी डिक्रीज, बिल्कुल नहीं, एंथैल्पी पर क्या है प्रभाव पड़ेगा भैया, प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट थोड़ी है, प्रेशर कांस्टेंट है तो तब प्रभाव नहीं पड़ता। अरे बात समझा, तो तुम्हारा प्रभाव पड़ता कब, प्रेशर जब कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। एंथैल्पी रिड्यूस टू जीरो, क्या होगा ये, एंथैल्पी रिड्यूस टू जीरो, नहीं बिल्कुल नहीं, एंथैल्पी रिड्यूस नहीं होगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, टोटल एनर्जी चेंज फॉर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल। आइसोथर्मल साइकिल मतलब ए है, यहां से गया बी तक और बी से गया सी तक, मतलब फिर से ई आ गया, तो इसका इंटरनल एनर्जी यहां तक यहां गया, फिर इंटरनल एनर्जी तुम्हारा क्या हो गया, चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑलवेज साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है, सो दिस वन इज जीरो। बात समझा, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम बात करेंगे इसी का 15 क्वेश्चन जो छूट गया आज, ठीक है, और जो 25 क्वेश्चन और छूट गया, 30 क्वेश्चन जो है वो बैकलॉग में है, हम लोग कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन कल हम पूरे मेंटेन कर देने की कोशिश करेंगे, और 50 क्वेश्चन कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।